नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से हम लोग क्लास 11th का 2 चैप्टर एनालिसिस किया। सबसे पहले हमने साइंस को इंट्रोड्यूस किया और दूसरे लेक्चर्स में हमने भौतिक जगत क्लास 11th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से जो फिजिकल वर्ल्ड था उस पर हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। आज हम लोग उसका नेक्स्ट लेसन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मापन व मात्रक, दूसरा लेसन क्लास 11th का पढ़ेंगे। और साथ ही आज पूरा इस वीडियो में टोटली जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर में आपको पूरी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत देर ना लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो चैप्टर का हमारा नाम होगा मापन, चैप्टर का नाम होगा मापन और मात्रक। मापन और मात्रक, ये आपका चैप्टर का नाम है। अगर मैं इसकी अंग्रेजी बोलूं तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं मेजरमेंट एंड, या आप इसको इसका सिंबल बना सकते हैं, एंड यूनिट्स। ये आपका हो गया मेजरमेंट एंड यूनिट। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है मापन और हमको पढ़ना है मात्रक। तो पहले इस विषय पर आएंगे ही। सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे छोटी से छोटी और बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की छोटी हेडिंग स्टार्ट होती है आपकी भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, भौतिक, इसके बाद ये देखिए आपका राशियाँ। इसे अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, इसके बाद क्यू यू, सॉरी, ये देखिए आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि क्या है पहले ये समझेंगे, फिर भौतिक राशि को डिवाइड क्या किया गया है। इसके बाद एक एक करके सारे विषयों पर हम एक एक करके मुद्दे पर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो नज़र थोड़ी सी आपको समय तक बढ़ानी होगी, क्योंकि अपनी नज़रें जमाए रखेंगे तो वीडियो पर, तब ताकि पूरा एक एक कॉन्सेप्ट लास्ट तक आपको जाते जाते पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोचिंग की कोई जाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। देखिए, भौतिक राशि क्या होती है। जैसे भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए, भौतिक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं छोटे से छोटे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं, अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, ये सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप देखेंगे कि फिजिक्स में बार बार आते हैं, और इन्हीं शब्दों के सहारे हम लोग भौतिक विज्ञान का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और या आप इसकी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि जिन राशियों को माप कर किसी संख्यात्मक रूप से उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मापन, उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। अर्थात जिन राशियों को माप कर उन्हें किसी संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, या आप सीधा कहिए जिन राशियों का मापन किया जा सकता है, उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। मैं इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं जिन राशियों को, इसके बाद जिन राशियों का मापन किया, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पर साफ साफ लिख दिया है, और आप मतलब नोट्स भी बनाते रहेंगे कि जिन राशियों का मापन किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जिन छोटे छोटे शब्दों के सहारे हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन छोटे छोटे शब्दों को भी हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें इसमें, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं दूरी, जिससे हम लोग अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। अब दूरी को समझते हैं, ये इससे भौतिक राशि कैसे करते हैं, इसे कैसे माप सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके घर से कोचिंग के बीच की दूरी कितना है, तो आप उसे किसी संख्या के रूप में माप कर बता सकते हैं। जैसे आपके घर से कोचिंग के बीच की जो दूरी है वो हमने मान लिया 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो दूरी तो आपने किसी फीता से या किसी निश्चित एक मानक के आधार पर उसको माप कर आपने क्या किया, बता दिया। अर्थात दूरी का मापन किया जा सकता है। तो दूरी कैसी राशि हो जाएगी, आपकी भौतिक राशि। इसके बाद आपका दूसरा नंबर हमने द्रव्यमान लिया।
द्रव्यमान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मॉस कहते हैं। द्रव्यमान क्या चीज़ होता है इसको समझते हैं। जैसे आप बाजार गए और किसी दुकानदार से कहें भैया हमको 2 किलोग्राम चीनी दीजिए, और 2 किलोग्राम चीनी तौल कर नाप कर आपको दे देगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो द्रव्यमान था, जो चीनी के रूप में आप पढ़ रहे थे, वह द्रव्यमान को आपने नाप दिया। तो जो जिसे हमने अभी लिखा ऊपर, जिसे जिन राशियों को मापा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है। और जो ये भौतिक विज्ञान है, ये मापन का ही विज्ञान है। इस वजह से पूरे चैप्टर में हम लोग मापने का ही प्रक्रिया पढ़ेंगे अलग अलग स्थितियों में। इसके बाद आपका आता है समय, जिसे हम लोग टाइम कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपसे कोई पूछा, आप घड़ी पहने और कोई पूछा भाई साहब आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप जवाब देंगे सर मेरे घड़ी में, भाई साहब मेरे घड़ी में 4:15 हो रहा है। इसका मतलब आपने घड़ी में समय को माप कर उसे बताया है, अर्थात हम समय को भी क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो समय भी हमारा कैसी राशि हो जाएगा, भौतिक राशि। तो समय हो गया। इसी तरह का आपका तापमान हो गया। तापमान कैसे भौतिक राशि होगा, इसे कैसे हम नाप सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे आपसे कोई ये पूछे कि आपके शरीर का तापमान कितना है, तो आप थर्मामीटर लगा के आप बताएंगे सर मेरे भाई साहब या सर मेरे शरीर का तापमान 37 अंश सेंटीग्रेड है, अर्थात आपने तापमान को भी क्या किया है, माप लिया है। इस तरीके से ताप हो गया। इसके बाद आप विद्युत धारा हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपके मतलब मोबाइल चार्जर में कितनी एम्पियर की धारा बहती है, आप कहेंगे 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, ऐसे। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं चाल, गाड़ी की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो उस हिसाब से चाल को भी नाप सकते हैं। इसके बाद हम लगा देते हैं आदि। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटियां हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो उन राशियों को आप क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि उदाहरण के जरिए और परिभाषा के जरिए भौतिक राशि आपको क्लियर हो गई। एक बार फिर से मैं इस पर फोकस करता हूं। जिन राशियों का मापन किया जा सकता है, जिन्हें माप कर किसी संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, चाल आदि जितनी भी भौतिक राशि सुनते हम लोग और पढ़ते हैं, वो सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे जो भौतिक राशियों की जो संख्या है, फिजिक्स में इनकी जो संख्या है, भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की जो संख्या लगभग 700 से 800 के बीच में। मतलब अगर आप 11th और 12th की जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी राशियों के बारे में आपको पढ़ना है ना, उनको अगर ऐड कर देंगे आप, तो लगभग आपको 700 से 800 राशियाँ मिल जाएंगी। अर्थात आप 11th और 12th को डेली रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो लगभग आप 700 से 800 राशियों से पढ़ते हुए गुजरेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद लेते हैं भौतिक विज्ञान में इनकी जो संख्या है इनकी जो संख्या है लगभग 700 से लेकर 800 है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में कोई आपसे पूछे भौतिक राशियों की कितनी संख्या, तो आप कहेंगे 700 से 800 के बीच में है। उम्मीद है कि आप उससे वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते होंगे और आप नोट्स भी तैयार करते रहेंगे। और इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भौतिक राशियों की संख्या हो गई। अब इसके बाद थोड़ा समझते हैं भौतिक राशियाँ 700 से 800 हैं। तो सोचिए अगर 700 से 800 भौतिक राशियाँ आपको डायरेक्ट पढ़ना हो प्रत्यक्ष रूप से, तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, दो भागों में डिवाइड करके आराम से एनालिसिस करते हैं, ताकि पढ़ना जो है और इसको अध्ययन करना हमको आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भौतिक राशियाँ हैं यह आपकी 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ जो हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं, 2। ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा नंबर का हो गया। पहली राशि का जो नाम है मूल राशियाँ। पहली भौतिक राशि का पहला प्रकार है मूल राशियाँ, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फंडामेंटल, इसके बाद क्वांटिटी कहते हैं। यप से आप समझेंगे फंडामेंटल, इस क्यू से समझेंगे क्वांटिटी। और जो दूसरे नंबर की हमारी राशि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, इसके बाद राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड, इसके बाद क्वांटिटी, ठीक है।
ये डेराइव्ड क्वांटिटी है और ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसे हम लोग हिंदी में मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। ठीक इसी तरह सारी चीज़ों को एनालिसिस करते चले जाएंगे। समझते हैं सबसे पहले मूल राशियाँ क्या है। तो सुनिएगा, जैसे भौतिक विज्ञान में कुछ राशियां ऐसी हैं जो अपने आप में एकदम स्वतंत्र हैं, मतलब उनका मान किसी बात पर निर्भर नहीं करता। मतलब जैसे पूरे ब्रह्मांड में न्यूट्रल है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि कुछ गैसें हैं जो किसी से क्रिया ही नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग नोबेल गैस या वगैरह वगैरह गैस कहते हैं, तो उनके अष्टक पूरा हुआ करते थे। ठीक उसी प्रकार उसी आधार पर हम समझ सकते हैं मूल राशियाँ। भौतिक विज्ञान में कुछ लिमिटेड ऐसी राशियां हैं जिनका मान किसी चीज़ पर अक्सर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, वह अकेले अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। अर्थात कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो वे भौतिक राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हो उसे आप क्या कहेंगे भाई, मूल, इसके बाद राशियाँ। ठीक है, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। तो जो अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। और भौतिक विज्ञान में भाई साहब ना मूल राशियों की संख्या कुछ लिमिटेड है और उनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। तो आपसे कोई पूछे कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं तो इसकी यह संख्या को आप गिन कर बताएंगे 7 होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी संख्या, चाहे इनकी संख्या कितनी होती है, 7, अर्थात 7 होती है। वह कौन कौन सी 7 है उसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दूरी। क्या आता है भाई, दूरी। ठीक है, दूरी एक ऐसी राशि है जिसका मान किसी दूसरी बात पर अक्सर निर्भर नहीं करता है, अपने आप में क्या होती है, फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। इसलिए हम लोग दूरी को मूल राशि की कैटेगरी में डाले हैं, इसे मूल राशि कहते हैं। और जो दूसरी राशि आपका है वो आपका है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अपने आप में क्या होता है भाई साहब, स्वतंत्र राशि होता है। इसके बाद बच्चों तीसरी राशि हमारी है, मान लीजिए समय। तीसरी राशि क्या हमारी है, समय, टाइम भी अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र राशि होती है। इसके बाद नंबर जो 4 है वो आपका आता है ताप। ताप भी अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 में आता है विद्युत धारा। इसके बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा भी ये क्या होती है, मूल राशि होती है। इसके बाद आपका आता है पदार्थ की, यह मैंने नंबरिंग नहीं किया, 5वां, ये हो गया आपका 6वां। पदार्थ की इसके बाद हो जाएगा आपका ये आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। और जो नंबर 7 पर भाई साहब आता है ज्योति तीव्रता। तो 7वां आपका क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये आपके मूल राशियाँ, इन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। पहला दूरी, जिससे हम लोग कुछ लंबाई भी कहते हैं, लेंथ, दूरी। लंबाई में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि लंबाई जो होता है एक छोटा सा भाग है और कई सारी लंबाइयों को मिला देंगे तो दूरी हो जाएगा। तो दूरी भी कह सकते हैं, या आप इसे इसे आप लंबाई, ठीक है, जिसे लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो इन 7 मूल राशियों को इन 7 को आपको हमेशा याद रखना है। कोई आपसे पूछे मूल राशियाँ क्या, तो तुरंत जवाब देंगे कि जो राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। पहला दूरी या लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, फिर विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा, इसके बाद ज्योति तीव्रता। ये 7 राशियाँ क्या होती हैं, आपकी मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद तुरंत हम आते हैं व्युत्पन्न राशि पर। इस राशि को यहाँ आपको समझा देते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। देखिए, कुछ भौतिक विज्ञान में मैंने आपको अभी भी बताया कि टोटल संख्या है 700 से 800, जिसमें मूल राशियों की संख्या आपकी हो गई 7। इसका मतलब जो राशियाँ बचती हैं वो टोटल आपकी राशियाँ हो जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो आप कह सकते हैं मूल राशियों के अलावा जो राशियाँ बचती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। या आपको किताब वाली परिभाषा भी लिखना है जिसे आप बोर्ड में लिख के अच्छे नंबर लाएंगे, उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। व्युत्पन्न माने होता है व्युत्पन्न माने होता है उत्पन्न होना। व्युत्पन्न माने होता है मिलकर उत्पन्न होना।
तो आप कह सकते हैं मतलब जब दो या दो से अधिक मूल राशियों के मिलने से जो राशि बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। फिर से आप समझेंगे, दो या दो से अधिक मूल राशियों के मिलने से जो राशि तैयार होती है उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो या दो से अधिक मूल, दिखाई दे रहा है ना भाई, दो या दो से अधिक, इसके बाद मूल राशियों से, दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बने या बनी राशियों को ही इसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर जो राशि तैयार होती है उससे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं एक चाल नाम का शब्द दूंगा, और चाल बराबर आपने पढ़ा ही होगा कि दूरी अब बटा क्या होता है आपका, समय, ठीक है, जिसमें दूरी कैसी राशि है, मूल राशि, समय भी आपका क्या है, मूल राशि। तो इन दोनों को मिला के जो चाल निकल कर आती हैं, तैयार होती हैं, वे चाल कैसी राशि होंगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह वेग हो गया, वेग जो होता है वह विस्थापन विस्थापन, इसके बाद मैं यहाँ पर परिवर्तन जोड़ देता हूँ इस डेल्टा बना के, और इसके बाद होता है समय। तो यह विस्थापन परिवर्तन होता है। वेग भी आपका दो लोगों से मिलकर बन गया, विस्थापन एक प्रकार के डिस्टेंस है जिसको आपको बाद में पढ़ाएंगे अगले वाले चैप्टर्स में, कि दो बिंदुओं के बीच सबसे सीधी और संक्षिप्त दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन जो वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर होता है, इसलिए वेग भी आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। इसके बाद त्वरण हो गया, त्वरण ये आपका वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। इसके बाद आपका ये देखिए बल हो गया, बल बराबर सूत्र आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये सारी जो राशियां हैं, ये सारी राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशि। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं, मतलब आप इस 7 राशियों को अलावा अगर छोड़ के कोई भी राशि की बात करेंगे तो ये सारी राशियां जो है आपके डेराइव्ड क्वांटिटी अर्थात व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ लिए व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल राशि क्या है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आप एक एक करके नोट्स भी तैयार करते रहेंगे। साथ ही आगे हम लोग चढ़ने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ और भी आगे चीज़ों को समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अब आपका आता है कुछ ऐसी राशियों के बारे में बात करेंगे जिसे थोड़ा सा छूटा है, उसे भी कंप्लीट कर देंगे। हम लोग अभी भी पढ़े हैं भौतिक राशियाँ और मूल राशियाँ, और क्या बोलते हैं इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, जिससे फिर पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़े, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़े, ठीक है। इसके बाद कुछ राशियाँ और बची हैं जो आपको आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये पढ़ते हैं मापन। क्या पढ़ते हैं, जो चैप्टर की मुख्य हेडिंग है मापन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मापन क्या होता है, सबसे पहले से मापन मतलब नापना, आप तो जानते ही होंगे, और किसी चीज़ को नापे होंगे तो सारी प्रक्रिया जानते हो। तो दरअसल बात क्या है कि फिजिक्स में जानना और उसको शब्दों में बयां करना, फिजिक्स के लफ्ज़ों में तोड़ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात होती है छात्रों के लिए। वही सारे मुश्किल की शब्दों को हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त में सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको किसी चीज़ को नापना है तो सबसे पहले हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है, जिस निश्चित मानक की आवश्यकता होती है, और उसी मानक के आधार पर हम उस भौतिक राशि की तुलना कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को मापन कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित मानक के आधार पर किसी भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापना है, जैसे मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापना है, तो मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापने के लिए सबसे पहले मुझे एक निश्चित मानक की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर मैं इसको नापूंगा। मान लीजिए कि यह बोर्ड है, यह मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई मान लीजिए 1 मीटर है, और इस 1 मीटर लंबाई का है। इसके बाद मैंने यहाँ रखा, इसके बाद यहाँ रखा, इसके बाद मैंने यहाँ रखा, ऐसे करते करते फिर कहाँ तक, इस कोने पर आए।
तो जब इस कोने से जब उस कोने तक जाएंगे तो हम इसको लगभग 10-15 बार इसको क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से व्यक्त करेंगे। जैसे इसको अगर हमने 10 बार नापा है तो इसका मतलब ये 1 मीटर की लंबाई है, और 10 बार नापे होंगे तो इसका मतलब 10 मीटर नापे होंगे। तो इस तरीके से बोर्ड की लंबाई हम नाप कर बता सकते हैं 10 मीटर है। अर्थात हमने क्या किया, इसी निश्चित मानक लिया और उस निश्चित मानक के आधार पर उसी भौतिक राशि की क्या कर दी, तुलना कर दी। यही प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है, मेजरमेंट अर्थात मापन कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको चीनी खरीदना है तो चीनी खरीदने के लिए क्या करते हैं कि एक बटखरा लिया जाता है, वही निश्चित मानक है, उस निश्चित मानक को एक जगह रख दिया जाता है और दूसरी ओर तराजू में आप चीनी रख देते हैं, दोनों को बैलेंस इक्वल हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 किलोग्राम चीनी है, ये मापन कहलाता है। ठीक है, तो जब किसी निश्चित मानक के आधार पर किसी भौतिक राशि अर्थात उसी राशि की भौतिक राशि से हम जब तुलना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जब किसी इसके बाद निश्चित, जब किसी निश्चित मानक के आधार पर, जब किसी निश्चित मानक के आधार पर, जब किसी निश्चित मानक के आधार पर उस भौतिक राशि की तुलना करते हैं तो इसे ही मापन इसके बाद कहते हैं। जब हम किसी निश्चित मानक के आधार पर भौतिक राशि की जो तुलना करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मापन। इसके बाद मापन के बाद हमारा आता है मात्रक, जिससे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मापन यूनिट्स, ठीक है, यहाँ ई हो सकता है, या आप मुझे थोड़ी सी इसकी अंग्रेजी में सस्पेंस है तो आप मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यूनिट क्या होता है इसको समझते हैं। यूनिट मापन क्या होता है, ठीक है, जिससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट। देखिए, जब हम लोग मापन की प्रक्रिया किया था, मापना था किसी चीज़ को, तो उस मापन की प्रक्रिया में हमने एक निश्चित मानक लिया था। ठीक इसी निश्चित मानक को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात कह सकते हैं मापन की प्रक्रिया में लिए गए निश्चित मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मापन की प्रक्रिया में लिए गए निश्चित मानक को ही क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। जैसे हम 2 किलोग्राम चीनी नापे थे तो 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम का 2 बटखरा लिए थे, वही आपका 1 किलोग्राम जो है किलोग्राम, वही आपका क्या है, मात्रक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लंबाई नापा था तो इस मार्कर की लंबाई को 1 मीटर माना था, तो मीटर वही क्या हो गया, हमारा मात्रक हो गया। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूँ मापन की प्रक्रिया में लिए गए निश्चित मानक, इसी को हाईलाइट करना, मानक को ही मात्रक इसके बाद कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं मापन की प्रक्रिया में लिए गए जो निश्चित मानक हैं, उन्हीं निश्चित मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, यूनिट, इसे यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके और आगे कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। इससे मुझे लगता है कि अब मिटा देना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे भौतिक राशि, इसके बाद सीरियल से जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं नोट्स आप तैयार करते रहिएगा। अब आपको आगे क्या पढ़ाना है उसको समझते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ हमने पढ़ा था और व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ा था, और इसके बाद हमने मापन पढ़ लिया, और इसके बाद हमने मात्रक भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ने की आवश्यकता है मूल राशियों के बाद मात्रक पढ़ लिया, इसके बाद हमें पढ़ने की आवश्यकता है मूल मात्रक। ये बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हैं, मतलब छोटी छोटी हेडिंग हैं जो आपको कंप्लीट नोट्स में मदद करेंगे। मूल मात्रक की अंग्रेजी क्या होगी भाई, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक क्या होता है इसको समझते हैं। हमने भी पढ़ा था मूल राशि। ठीक, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मूल राशियों के
मात्रक को ही मूल, इसके बाद मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह जब मूल राशियों की संख्या अगर 7 है तो मूल मात्रकों की भी संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो आप कह सकते हैं इनकी भी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और उसको क्या क्या होता है समझते हैं एक बार चार्ट के माध्यम से। एक और मैंने लिख दिया मूल राशि, एक और हमने लिख दिया मूल राशि, और इसके बाद दूसरी तरफ हमने लिख दिया मूल, इसके बाद मात्रक, मूल इसके बाद मात्रक। ठीक है, देखिए इधर हम मूल राशि में पहले नंबर पर लिखते हैं दूरी या लंबाई, दूरी या आप इसे कह सकते हैं लंबाई। ठीक है, और जो दूसरा है वह क्या है? वह आपका द्रव्यमान लिया था हमने, तो द्रव्यमान ले लिया हमने। ठीक है, तीसरा जो है आपका क्या है? समय है। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका क्या है? ताप है। पांचवा जो है विद्युत धारा था, विद्युत इसके बाद धारा। जो छठवां था पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। जो सातवां आपका है ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब सारे इनके मात्रकों को पढ़ते हैं। 6 मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ, तो 7 को मूल मात्रक हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी या लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर होता है, मीटर। ठीक है, इससे हम लोग स्मॉल एम से लिख देते हैं। द्रव्यमान का क्या भी द्रव्यमान का होता है? किलोग्राम, किलो इसके बाद ग्राम। ठीक है, और इससे हम लोग सांकेतिक भाषा में केजी से लिख के डिनोट कर देते हैं। समय, सॉरी थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, मैंने इसके सीट पर लिखना है। इसका जो द्रव्यमान का होगा वह क्या होगा आपका? किलो इसके बाद ग्राम, और इससे सांकेतिक भाषा में आप क्या लिखेंगे? केजी। समय जो होता है इसका जो मात्रक होता है, इसका होता है सेकंड। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड, जिसे हम लोग स्मॉल एस से लिख के समझा देते हैं। और जो ताप का मूल मात्रक होता है वह केल्विन होता है, केल्विन, जिसे आप के से लिख देते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब पदार्थ की आणविक मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है भाई? मोल, जिसे आप लोग पूरा मोल का मोल लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है भाई? कैंडिला, कैंडिला होता है, जिसे आप लोग CD से लिखते हैं। ठीक है, ये मूल मात्रक है। ये सारी बातों को आपको हमेशा याद रखना है। एक बार फिर से समझते हैं। ये मूल राशियाँ हैं दूरी या लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा, ज्योति तीव्रता। इनके मूल मात्रक क्या होते हैं? दूरी का या लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और पदार्थ की आणविक मात्रा का क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स तैयार करते रहिएगा। ये सारा चीज़ आपको हमेशा की याद करना होगा। ठीक है, मूल मात्रक हो गया। अब मैं इसके बाद कुछ 2-4 मात्रक और बचे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। एक हेडिंग जो छूट रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, उसको आपको समझना होगा। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। अगला जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बातें मैंने आपको बतानी है। पूरक राशियाँ। ठीक है, पूरक राशियाँ क्या होती हैं इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मूल राशियों की संख्या हमने बताया था कि 7 होती है, और उसकी परिभाषा हमने बताया था कि वे राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ, मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, उसी तरह 2 राशियाँ बच जाती हैं जो मूल राशियों के कैटेगरी में भी नहीं आती हैं और वह अपने आप में स्वतंत्र भी होती हैं, और उन्हीं 2 राशियों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ। अर्थात इनको अगर पूरक राशियों को ऐड कर दें मूल राशियाँ तो पूर्ण हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि मूल राशियों को पूरा करने वाली राशियों को ही क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मूल राशियों को
पूर्ण करने वाली राशियों को ही पूरक राशियां कहते हैं। मूल राशियों को पूर्ण करने अर्थात पूरा करने वाले जो राशियां हैं उन्हीं राशियों को आप लोग क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं, याद रखिएगा। और जो पूरक राशियां हैं इनकी जो संख्या है ये 2 होती हैं। संख्या में कितनी होती है भाई? इनकी संख्या 2 होती हैं। वह कौन कौन 2 हैं इसको समझते हैं। पहला कोण, जिसे आप एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, और आप जानबे करते हैं कोण बराबर चाप बटे होता है त्रिज्या। चाप बटे इसके बाद क्या होता है? त्रिज्या। कहते हैं अंग्रेजी में एंगल बराबर आर्क अपान रेडियस। ठीक है, ये दूसरा हो गया, अरे पहला हो गया, और ये आपका दूसरा हो गया घन कोण। घन कोण, ठीक है। घन कोण बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटे एरिया बटे इसके बाद त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो पूरक राशियां या कोण और घन कोण जो है यही आपकी 2 ऐसी राशियां बच जाती थी जो अपने आप में स्वतंत्र भी होती थी और यह मूल राशियों को पूरा करने के लिए यूज होती हैं। तो कौन कौन है भाई? कोण और घन कोण। तो आप ये भी परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं, कोण और घन कोण को ही आपको क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अब ठीक इसी तर्ज पर हम लोग पढ़ लेते हैं पूरक मात्रक। पूरक, इसके बाद मात्रक, पूरक मात्रक। अब पूरक मात्रक क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते थे, उसी तरह पूरक राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं भाई साहब? पूरक मात्रक कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरक राशियों के मात्रक को ही पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे अब पूरक राशियों की संख्या 2 है तो इसकी भी संख्या कितनी होगी भाई? 2 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 2 इसके बाद होती है। कौन कौन होती है? पहला कोण, कोण का जो मात्रक है उसका मात्रक होता है, पूरक मात्रक क्या होता है भाई? रेडियन होता है। ठीक है, और जो दूसरा आपका क्या है? घन कोण। घन कोण, घन कोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन। स्टे इसके बाद रेडियन। ठीक है, ये पूरक राशियां हो गए, पूरक मात्रक हो गए। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर की पूरी मतलब थ्योरी पार्ट आपकी कंप्लीट हो गई और पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी भी असुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे। अगर उस मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो मैं सुधार करूंगा और उसे आगे आपको और विश्लेषित ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें एक डेरिवेशन बचा है और ठीक उस पर हम एक सवाल हल करेंगे, तो समय होगा तो थोड़ा सा इस पर विस्तार करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाऊँगा। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है तो गर्मी को पसीना थोड़ा सा आ रहा है भाई। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और इतनी रात में जो है फैन बंद करके गर्मी में ये सारा काम आपके साथ हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ सहयोग जो हो सकता है ठीक है बनाए रहिएगा। अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने सारी सवाल को इस चैप्टर्स की हल करना है। चूँकि इस चैप्टर में तो ऐसे कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की जो निगमन अभी मैं बताऊंगा वो आगे जाके आपको काम करेगा। ठीक है, निगमन क्या है? मापन, अरे सॉरी मापन मैंने बोला, संख्यात्मक मान और मात्रक में संबंध। संख्यात्मक मान और मात्रक में संबंध, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू, जिससे हम अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट
वैल्यू। ठीक है, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू, अर्थात किसी राशि के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में जो संबंध होता है उसके विषय में हमको सूत्र पढ़ना है और उनके बारे में सवाल लगाना और उसका उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए यह मैंने लिखा 1, इसके बाद मैंने लिखा ये kg, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने एक द्रव्यमान लिखा है जिसका संख्यात्मक मान 1 है और किलोग्राम उसका क्या है, मात्रक है। ठीक है, तो 1 उसका क्या है, संख्यात्मक मान है और किलोग्राम क्या उसका मात्रक है। तो 1 को संख्यात्मक मान को अंग्रेजी में न्यूमेरिकल्स वैल्यू कहते हैं, इसको हम लोग यन से दर्शा देते हैं। ठीक है, और किलोग्राम को अंग्रेजी में मात्रक यूनिट कहते हैं और हिंदी में मतलब मात्रक कहते हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक और जानकारी शेयर करना चाहूँगा। 1 किलोग्राम है, अब 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000, इसके बाद ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। अब इस विषय पर हम जब बात करेंगे आपसे तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि जो यह 1 किलोग्राम है ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये जो किलोग्राम है वह क्या हो रहा है, घट रहा है। यह घटा और ये आपका क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, अर्थात जब हम क्या किए, संख्यात्मक मान को बढ़ा दिए, तुरंत जो मात्रक उसका क्या हो गया, छोटा हो गया। संख्यात्मक मान बढ़ा, संख्यात्मक मान इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तुरंत उसका मात्रक क्या हुआ, घटा। अर्थात तुरंत हम इसके बीच में संबंध ले आ सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी राशि का न्यूमेरिकल्स वैल्यू, किसी भी राशि का आंकिक मान जो होता है उसके मात्रक पर निर्भर करता है और उसके उल्टे के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल्स वैल्यू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यू, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं संख्यात्मक मान प्रोपोर्शनल टू 1/, मात्रक। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर हम क्या कर दें, n प्रोपोर्शनल टू 1/u, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो अपने मन से मैंने k एक क्या ले लिया, नियतांक ले लिया और उसके नीचे मैंने लिख दिया u। ठीक है, अगर इसी तरह 2 राशियाँ हों तो पहली राशि का संख्यात्मक मान n1 और ये तो भाई नियतांक है k/, क्या हो जाएगा, u1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। दूसरी पद्धति में या दूसरी राशि का संख्यात्मक मान n2 है, या दूसरी पद्धति में उस राशि का संख्यात्मक मान n2 है और तो इसकी नियतांक होगा और उसका मात्रक होगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की डिवाइड करेंगे, अर्थात समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 में जब हम समीकरण 2 की क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा n1/n2 बराबर यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा आपको k/u1, यहाँ मिलेगा k/u2। ठीक है, अब ठीक इसी लाइन को एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, n1 क्या हो गया आपका n2, ये हो गया आपका k/u1 गुणे ये हो गया u2 अपान क्या हो गया k, यानी कि नीचे का ऊपर हो गया। ठीक है, k से k गायब हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिला, n1/n2 बराबर आपका क्या मिला, u2/u1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ये देखिए n1 को गुणा u1 में होगा तो यह होगा आपका n1, इसके बाद u1 बराबर n2 का गुणा u2 में होगा तो n2, इसके बाद u2। ठीक है, ये आपका निगमन है, इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से हमको क्या करना है, मतलब बहुत सारा काम लेना है। एक तो यहाँ पर काम मिलेगा ही छोटा छोटा बड़ा, एक बीमा में इसका बहुत रोल है, बहुत अहम भूमिका है। इसी के आधार पर हम किसी संख्या के किसी राशि के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और साथ ही हम सवाल को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा सा निगमन है, तैयार कर लीजिएगा और आपको सारी बातें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, इसको मिटा एक सवाल देखते हैं। तो
जो अभी भी हमने सूत्र पढ़ा है n1 u1 बराबर n2 u2, इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दो सवाल के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बाकी जितने भी आपके एग्जाम किताब के सवाल होंगे आप एक एक करके लगाइएगा, और जो नहीं लगाएगा कमेंट बॉक्स में एकदम पूरा छाप दीजिए, छाप के कोई न कोई जरूर सोल्यूशन आपको मिल देंगे। देखिए पहला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1। अगर हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि मेरे पास 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल है, आप इसको क्या कर दीजिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या इस प्रकार की किसी चीज़ में बदल दीजिए। तो हमने क्या किया, मान लीजिए लिखा 10 मीटर प्रति सेकेंड को सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, या आप कह दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा में बदलें। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या करना है, आज बदलना है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, देखिए n1 बराबर देखिए क्या दिया गया है 10। अब इसके बाद u1 बराबर दिया गया है मीटर, बटे दिया गया है सेकेंड, और यहाँ पर भाई साहब देखिए क्या दिया है n2 बराबर आपको क्या ज्ञात करना है, और u2 क्या करना है, किसके पदों में ज्ञात करना है, दूरी को किलोमीटर में बदलना है, और समय को किस में आपको चेंज करना है, घंटा। इसके बाद तुरंत आप जाएंगे सूत्र के पास, ये देखिए सूत्र से, तो ये सूत्र क्या होता है देखेंगे, n1 गुणे u1 बराबर होता है n2 गुणे u2। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, n1 की जगह आप मान रखेंगे 10, u1 की जगह मान रखेंगे भाई मीटर, अब बट्टे क्या रखेंगे सेकेंड। ठीक है, बराबर n2 बराबर आपको ज्ञात करना है, u2 का मतलब आपको किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति क्या ज्ञात करना है, किस में आपको ज्ञात करना है, घंटा। अब आप क्या करना होगा, इस बराबर के दोनों ओर किसी मात्रक को एक फॉर्मेट में चेंज कर देना हो, जाए किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, या मीटर को किलोमीटर में, घंटा को सेकंड में, या सेकंड को घंटा में। तो मुझे आसान लगता है कि किलोमीटर को मीटर में, यानी कि दाएं पक्ष में जो राशियां लिखी गई हैं उसको बदलना मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी शायद क्या होगा, आसान विषय होगा। यह मैंने लिखा n2। अब इसके बाद देखो किलोमीटर को, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको कहेंगे भाई इसका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 घंटा में कितने सेकेंड, एक जो घंटा होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 गुणे 60 सेकेंड, अर्थात कह सकते हैं 3600 ये हो जाएंगे आपके सेकेंड। तो इसके कितने सेकेंड होंगे भाई 3600, इसके बाद कितने क्या हो जाएंगे इधर सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड बर्बाद हो गया, मीटर से मीटर बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, एक बहुत सिंपल सा जवाब है, 10 मिला, यहाँ बराबर मिला, यहाँ n2 मिला, यह देखिए 1000 मिला, बट्टे 3600 मिला। 3600 इधर गुणा करेगा, 1000 क्या करेगा भाग करेगा, इसलिए यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ 10 गुणे यह हो जाएगा 3600 बटे कितना हो जाएगा 1000। इसके बाद यह कितना हो गया n2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 20 10 20 10 10। इसके बाद देखिए ये आपका कितना आ गया 36, n2 का मान किस में आ गया भाई, n2 का मान आपका 36 आ गया। अब आप लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में 10 मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मुख्य आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा बैक गियर लेके थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण के जरिए और समझते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाए। इसको मैं मिटा देता हूँ और एक दूसरा मात्रक को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले लिया, जैसे मान लीजिए 25 न्यूटन, 25 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो बल का बच्चों मात्रक होता है वह क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति डाइन में बदले। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ सेम उसी सूत्र और उसी तरीके से, तो एनर्जी बनाए रखिएगा क्योंकि अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये लास्ट होगा। इसके बाद थोड़ा सा समझते, देखिए ये N1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीधी बात 25 हो जाएगा। U1 बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इस न्यूटन को आप, न्यूटन जो होता है भाई किलोग्राम, इसके बाद मीटर, अब बट्टे क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अब N2 आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। U2 किसके पदों में ज्ञात करना है, डाइन के पदों में ज्ञात करना है। अब डाइन जो होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में, और इसके बाद यह दूरी को मीटर जो दिखाया गया है इसमें सेंटीमीटर में, और इसके बाद यह समय को हमेशा सेकेंड में ही मापा जाता है। ठीक है, इसमें बदलना है। फिर तुरंत हम लोग क्या करेंगे, वही फंडामेंटल काम सूत्र से। पुराना सूत्र हमारा है N1 U1 बराबर N2, इसके बाद U2। N1 का मान कितना है 25 और U1 का मान कितना है किलोग्राम, इसके बाद हो गया इसमें मीटर, इसके बाद कितना हो गया सेकेंड का स्क्वायर, बराबर हमको क्या करना है N2 में ज्ञात करना है। U2 का मान किसके पदों में ज्ञात करना है, डाइन, और डाइन जो होता है किससे मिलकर बना है भाई, ग्राम, इसके बाद सेंटीमीटर, और बट्टे कितना हो जाएगा आपका सेकेंड का स्क्वायर। तो पहले इसमें देखिए सेकेंड का स्क्वायर दोनों में बराबर है, ये पहले ही कैंसिल हो गया। अब हमको एक लाइन और बढ़ा लेना होगा, 25 गुणे किग्रा गुणे ये हो गया आपका मीटर, बराबर ये हो गया आपका N2 गुणे ये हो गया आपका ग्राम, इसके बाद ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब आपको दोनों पक्षों में जो किसी एक राशि को दूसरी राशि में चेंज करेंगे, फॉर्मेट सेम करेंगे। मुझे लगता है किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान होगा, तो लिखा मैंने 25 और किलोग्राम की जगह मैंने लिख दिया 1000, इसके बाद ग्राम, और मीटर की जगह मैंने लिख दिया 100, इसके बाद मैंने लिख दिया भाई सेंटीमीटर, बराबर ये हो गया आपका N2, ये हो गया आपका ग्राम, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब देखिए इस पक्ष में ग्राम से बर्बाद हुआ, सेंटीमीटर से कटा, इधर बचा क्या आपका 25 गुणे 10 की घात 10 के 3 इधर 2 इधर, 10 की घात कितना हो गया 5, ये आपका हो गया कितना भाई N2, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, या इससे आंसर बोलिए, या आप कह दीजिए सीजीएस पद्धति में इसका जो आंसर होगा 25 गुणे 10 की घात 5, इसके बाद डाइन, ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, समझाने की। ठीक है, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अगले टॉपिक पर होगा और अगले चैप्टर्स का होगा। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर आएगा। धन्यवाद।